हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप पहले का सारा वीडियो देख ले, तभी जाके इस वीडियो को देखें, ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जा चुका है। अगर आप देखेंगे तो इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिवीजन क्लास के नाम से, बायोलॉजी का क्लास 12 का रिवीजन क्लास बायोलॉजी के नाम से, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगा। ये पार्ट 14 है। हर एक पार्ट में दिखाया गया कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 1 से आपको देखना शुरू करना। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का क्वेश्चन है कि बूंद संक्रमण क्या होता है। हम लोग को चर्चा करना है कि बूंद संक्रमण क्या होता है। बूंद संक्रमण, ये एक बूंद बूंद से क्या होता है, बीमारी फैलता है, इसीलिए इसको बूंद संक्रमण के नाम से जानते हैं। तो कौन सा बीमारी होता है, तो निमोनिया बीमारी होता है। निमोनिया बीमारी संक्रमित बीमारी है। कैसा बीमारी है? संक्रमण बीमारी है। मतलब एक इंसान को हुआ है तो इससे दूसरे इंसान को हो सकता है। संक्रमित है, संक्रमित बीमारी है ये, ठीक है। संक्रमित रोग है, इसको याद रखना है। मतलब एक इंसान को हुआ है तो दूसरे को हो सकता है। ये क्या होता है? खांसने से, छींकने से, ये भी बोल सकते हैं, खांसने से, छींकने से, या सांस जब हम लेते हैं, सांस लेने पर, या किसी से बात करने पर, या हवा के द्वारा फैलता है। ये किसी भी घटना से ये फैल सकता है दूसरे में, या छींकने से, सांस लेने से, या किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसमें ये फैल जाता है तुरंत, और ये संक्रमित करता है। और ज़्यादातर ये फेफड़ों को भी संक्रमित हम लोग देखने को मिलता है कि करता है। तो ये बूंद संक्रमण, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है कि किसी छींक के द्वारा एक बूंद भी अगर किसी के पास जाता है तो इसको बीमारी को उसमें ला सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिया बीमारी के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ पे इको आरआई प्रतिबंध एंजाइम का बात किया जा रहा है। इको आरआई प्रतिबंध एंजाइम का बात किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में। अगर हम लोग प्रतिबंध एंजाइम का बात करते हैं तो प्रतिबंध एंजाइम का पहले काम पता होना चाहिए। प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है? बेसिकली प्रतिबंध एंजाइम का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें नया एक अलग प्रकार के डीएनए बनाने में ये मदद करता है। ये क्या करता है? ये एक प्रकार के एंजाइम है जो कि नए डीएनए का निर्माण करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत, आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं, तो हम लोग एक ऐसे डीएनए का निर्माण करते हैं जो किसी के शरीर में इंजेक्ट करके कोई बीमारी को उससे छुटकारा दे सके। तो इसमें कुछ नए प्रकार के डीएनए अपने से बनाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है तो इसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसको हम लोग लिख देते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी इसी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले वांछित डीएनए का हम लोग लेते हैं। वांछित डीएनए का मतलब क्या होता है, तो हमको जो डीएनए चाहिए जिसका गुण दूसरे में हम लोग स्थानांतरित करना है, तो वो डीएनए को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उस डीएनए को सिलेक्ट करने के बाद प्रतिबंध एंजाइम का जरूरत पड़ता है। प्रतिबंध एंजाइम का किस लिए जरूरत पड़ता है, तो प्रतिबंध एंजाइम का जरूरत पड़ता है उस डीएनए को कट करने के लिए, पहले उसको उससे काट के निकालने के लिए, डीएनए को टुकड़ा करने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, प्रतिबंधन एंजाइम की जरूरत पड़ता है। तो अब प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब ध्यान में रखना है। प्रतिबंधन एंजाइम, इसका काम क्या होता है, तो डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए
डीएनए को काटने के लिए अब पहले वांछित डीएनए हम सेलेक्ट करते हैं, उस डीएनए को कट करने के लिए अलग अलग टुकड़ों में बांटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का जरूरत पड़ता है। तो डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम को जरूरत पड़ता है। अगर प्रतिबंधन एंजाइम का बात करें तो कौन कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम होता है उसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना जरूरी है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का अगर बात करते हैं तो ये हम लोग कौन कौन से यूज करते हैं, इको RI, बैम HI, उसके बाद हिंड 3। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं प्रतिबंध एंजाइम के रूप में। प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब तो समझ गए कि प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है डीएनए को टुकड़े करना। डीएनए का क्या करना, टुकड़े करना। किस लिए टुकड़े करता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत एक नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करने के लिए। बात क्लियर है। तो काटने में ये एक मदद करता है प्रतिबंधन एंजाइम। और जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। ये अलग अलग डीएनए को खंडन को काटता है, ये अलग अलग डीएनए के खंड को काटता है। अगर बात करेंगे इको RI का, तो ये काटता है कौन सा डीएनए के खंड को, तो ये काटता है G, उसके बाद तीर का निशान, उसके बाद AA। सब पता है कि ग्वानिन एडेनिन थाइमिन ये सब बॉन्ड बना रहता है, तो उसी को ये क्या करता है, तोड़ता है। उसी को क्या करता है, ये तोड़ता है। वैसे ही अगर बात करते हैं बैम HI, ठीक है, बैम HI, तो ये कौन सा डीएनए खंड को काटता है, इसको भी ध्यान में रखना है, GATCC, ये इसको काटता है। तीसरा है हिंड ट्रिपल आई। हिंड ट्रिपल आई जो है ये कौन सा डीएनए खंड को काटता है, तो AGCTT को काटता है। अब यहाँ बात किसका कर किया जा रहा है, इको RI, तो इको RI चेक कर सकते हैं किसको काटता है, तो GAA, ये तीर का निशान खाली बस इंडिकेट करने के लिए, GAATTC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीनों अब याद रखना है। हो सकता है कि इसमें से आगे दूसरा पूछ दे, बैम HI पूछ दे या हिंड ट्रिपल आई पूछ दे, तो तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में जो बोला गया है इसमें सिंपल खाली याद रखना है कि देखो बीजांड होता है ना, बीजांड जो होता है अलग अलग प्रकार के बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो उसी में पूछा गया है कि ऑर्थोटॉपस जो बीजांड होता है निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, तो इसको याद रखना है, पाइसम सटाइवन में पाया जाता है। पाइसम सटाइवन में ये पाया जाता है। चलिए चलते अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुक्राणु के संचलन किसके द्वारा होता है। शुक्राणु का बात करेंगे तो ये क्या है, युग्मक है। किसका युग्मक है, तो शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। नर युग्मक जो होता है वो गतिशील होता है। ये नर युग्मक जो होता है क्या होता है, गतिशील होता है। इसका जो बनावट होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके लास्ट में क्या होता है, पूंछ होता है। तो ये गति जो करता है ना, ये अपने पूंछ के सहायता से करता है। सबसे पीछे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक जो होता है ये मध्य भाग होता है, तो इसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं। जो आगे वाला ये पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग शीर्ष के नाम से जानते हैं। एक आगे में यहाँ पर सबसे अगला पॉइंट में यहाँ पर एक होता है जो थोड़ा सा ये मोटा स्तर का बना हुआ रहता है, इसका हम लोग नाम कहते हैं तो एक्रोसोम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो यही शुक्राणु का बनावट होता है। शुक्राणु का ये पीछे वाला जो पूंछ होता है ना, यही सहायता करता है आगे में गति करने का। जैसे सांप वगैरह होता है ना, सांप वगैरह क्या करता है, उसका जो पूंछ होता है उसको आगे गति करने में क्या करता है, मदद करता है। वैसे ही जो शुक्राणु होता है इसका जो पूंछ होता है वही आगे में गति करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ का अभाव होता है। अब बात करते हैं कि जड़ और रंध्र दोनों का अभाव हो। देखो सबसे पहले ध्यान में रखें कि रंध्र और जड़ का अभाव किसमें हो सकता है, तो ऑब्वियस है कि जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं में रंध्र नहीं देखने को मिलेगा जो पानी के अंदर रहते हैं। एक तो जलकुंभी होता है, लेकिन जलकुंभी में जड़ पाया जाता है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे हाइड्रीला होता है। क्या होता है? हाइड्रीला। तो हाइड्रीला जो होता है इसमें ना तो जड़ पाया जाता है, नहीं रंध्र पाया जाता है। इसमें रंध्र भी नहीं होता है, रंध्र तथा जड़ नहीं होता है, नहीं होता है। और जलकुंभी का बात करेंगे तो इसमें रंध्र नहीं होता है, इसमें रंध्र नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसमें रंध्र नहीं होता है। तो ये दो नाम याद रखना है जिसमें, अब देखो ड्रेसिना भी एक प्रकार का जलीय ही पौधा है, लेकिन इसमें रंध्र और जड़ होते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, रंध्र तथा जड़ दोनों होते हैं। ये भी सब के सब इसमें जलीय पौधा का ही नाम दिया हुआ है, लेकिन कुछ में रंध्र होते हैं, इसमें रंध्र जड़, इसमें सिर्फ रंध्र होते हैं, रंध्र नहीं होते हैं, लेकिन जड़ होते हैं, इसमें जड़ होते हैं, इसको याद रख सकते हैं, जड़ होते हैं। ठीक है, इसलिए एक प्रकार के ये भी एक जलीय पौधा है, लेकिन इसमें भी रंध्र और जड़ पाए जाते थे, इसमें भी रंध्र और जल होते हैं, जड़ होते हैं। सिर्फ ध्यान रखना ये दोनों का इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए कि इसमें दोनों नहीं होते, रंध्र और जड़ दोनों नहीं होते, लेकिन जलकुंभी होते हैं उसमें रंध्र नहीं होते हैं, लेकिन जड़ पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में, इसमें दोनों के बारे में चर्चा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब, अब देखो जिसमें बोल सकते हैं जो तालाब वगैरह होते हैं, तो तालाब वगैरह में अगर हम उर्वरक डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तालाब वगैरह में उर्वरक डालने से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तालाब अभी उर्वरक में क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होता है। उर्वरक में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होता है, जो क्या करता है? तालाब में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें जलीय पौधा तो खूब वृद्धि करेगा, जलीय जो पौधा होगा वो खूब वृद्धि करेगा, लेकिन जो जलीय पौधा होगा वो खूब वृद्धि करेगा, लेकिन उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं, मछली या अन्य प्रकार कोई भी जीव हो सकता है, उनके आबादी में फर्क पड़ने लगता है, उनका आबादी घटने लगता है। अब ये सिर्फ मछली का बात नहीं है, उसमें कोई भी जीव रहता है तो उनका आबादी घटने लगता है। जब इस प्रकार की घटना देखने को मिलता है तो इसका हम लोग एक नाम देते हैं। इस प्रकार की घटना होता है तो इसको हम लोग यूक्रोफिकेशन कहते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जब उसमें पौधा बहुत ग्रोथ करता है, उसमें रहने वाला जीव जंतु कम ग्रोथ करने लगता है, तो उसको हम लोग यूक्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। यूक्रोफिकेशन हम लोग, तो ये यूक्रोफिकेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सुपोषण के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल प्राथमिक नन डिस्क जंक्शन के कारण होने वाले रोग। अब बात करते हैं ऑटोसोमल का, बात करेंगे। इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे, सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम दिया, टर्नर सिंड्रोम दिया, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों सिंड्रोम के बारे में हम लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं कि 3 प्रकार के सिंड्रोम हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, इसका भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर ऑटोसोमल के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं इंसानों में जो गुणसूत्र होता है कितना होता है? 46 होता है, लेकिन ये दो को जोड़ा में रहता है, तो जोड़ा में कितना होता है? 23 होता है। जोड़ा में कितना होता है? 23 होता है। तो एक जोड़े में 2 गो रहता है, एक जोड़े में 2 गो रहता है गुणसूत्र, एक जोड़े में 2 गो रहता है, एक जोड़े में 2 गो रहता है, एक जोड़े में 2 गो रहता है। ऐसे कितने गुणसूत्र होता है? तो टोटल 23 गो होता है। कितना होता है? ये संख्या अगर पूछा जाए तो टोटल कितना होता है? 23 गो होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला गुणसूत्र कहते हैं, फर्स्ट वाला, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं जोड़ा वाला को, इसके बाद फोर्थ आता है, उसके बाद फिफ्थ आता है, उसके बाद सिक्स आता है, इस प्रकार से आता है। और जो लास्ट 23वां आता है उसको 23वें जोड़ा कहते हैं। 23वें जोड़े में जो गुणसूत्र होते हैं, 23वां जोड़ा का जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में हम लोग क्या देखने को मिलता है? तो 23वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं 23वें जोड़े वाले, तो वो कौन सा क्रोमोसोम होता है? लिंक क्रोमोसोम होते हैं। कौन सा क्रोमोसोम होता है? इसको 23वां, इसको हमने लिख देता है 23वां जो गुणसूत्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक क्रोमोसोम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ था लिंक क्रोमोसोम हो गया। 1 से लेके
1 2 3 से लेके जो 22वां तक होता है, जो 22वां तक होता है, ये सब के सब क्या होता है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। कैसा होता है, ऑटोसोमल होता है। ये लिंक क्रोमोसोम जो 23वां होता है, ये डिसाइड करता है कि बच्चे का जो जन्म होगा वो किस प्रकार का होगा, नर का जन्म होगा कि मादा का जन्म होगा। ये बाकी सब डिसाइड कौन करता है, ये जो 22 को जोड़ा होता है वो डिसाइड करता है। तो 3 प्रकार के हम लोग सिंड्रोम पढ़ते हैं। कौन कौन सा, तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं और डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। इसमें ये याद रखने वाला बात है कि जो इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, जो इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, बेसिकली ये कौन सा होता है, तो ये ऑटोसोमल लिंक होता है। कौन सा लिंक होता है, कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम ये होता है। इसलिए कि ये जो बीमारी होता है डाउन सिंड्रोम, ये कौन सा जोड़े में, 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है, उसमें एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें रहना चाहिए था 2, लेकिन इसमें कितना हो जाता है, 3 गो हो जाता है। गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन बाकी जो 2 होता है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम का बात करेंगे, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है, इसमें भी 47 होता है। इसलिए कि एक यहाँ बढ़ गया तो 47 हो गया, इसमें भी 47 होता है। लेकिन इसमें जो 47 होता है वो 22 प्लस ये कौन सा लिंक क्रोमोसोम में एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें लिंक क्रोमोसोम में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें 21वें जोड़े में बढ़ता है, तो लिंक क्रोमोसोम कौन सा होता है, 23वां होता है। तो 23वां में बढ़ता है। अगर हम लोग बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो 45 होता है। अब किस में घटता है, तो ये भी लिंक, ये भी कौन सा घटता है, तो इसमें भी ये लास्ट वाला में 23वें जोड़े में क्या हो जाता है, जो लिंक गुणसूत्र होता है, लिंक क्रोमोसोम होता है, उसमें एक का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। एक का क्या हो जाता है, 2 वो एक होना चाहिए था, तो एक वो एक हो जाता है, तो इसमें एक कमी हो जाता है। तो ये दोनों जो सिंड्रोम होता है, ये दोनों जो सिंड्रोम होता है, ये लिंक गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। लेकिन ये वाला जो सिंड्रोम होता है वो किस में परिवर्तन होता है, तो ऑटोसोमल में परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय संकरण में परीक्षार्थ संकरण का अनुपात पूछा है। द्वितीय संकरण का मतलब ये है कि इसमें एक साथ 2 गुणों को लेते हैं। कितने गुणों को लेते हैं, तो द्वितीय संकरण में एक साथ हम लोग 2 गुणों को लेते हैं। अब ये इसमें एक शब्द यूज कर दिया गया है, यही एक कंफ्यूजन वाला बात हो गया है, जिसके कारण इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी के लिए भी। पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर द्वितीय संकरण बोला जा रहा है। जैसे कि अगर कोई बीज है, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा लोग, कोई बीज है और उस बीज का कलर कैसा है, येलो है और राउंड है। येलो है और बीज का कलर कैसा है, येलो है और राउंड है। एक बीज है, फिर से यहाँ बना देते हैं, एक बीज बना रहे हैं। अब बीज पूरी तरह से क्या है, येलो है। बीज जो है वो येलो है, इस बात को ध्यान में रखें। तो बीज जो है येलो है, तो एक यहाँ पे येलो बीज है। अब पूरी तरह से क्या है, ये गोलाकार है, पूरी तरह से ये क्या है, गोलाकार है। और एक बीज जो है वो कैसा है, द ग्रीन है, हरा है। तो एक बीज जो है वो हरा है और उबड़ा खुबर है, मतलब ये गोलाकार नहीं है। ये हरा है, ये गोलाकार नहीं है। तो इसमें एक साथ 2 गुण लेकर चल रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, इसमें 2 गुण लेकर चल रहा है। तो इसी को हम लोग जब ये दोनों के बीच में संकरण कराते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय संकरण के नाम से जानते हैं। द्वितीय संकरण के नाम से जानते हैं। येलो के लिए हम लोग, येलो के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसलिए कैपिटल वाई इसलिए हम येलो कलर को हम लोग प्रभावी मानते हैं और हरा वाला कलर को अप्रभावी मानते हैं, इसलिए स्मॉल वाई से दर्शाते हैं। अराउंड, ये गोलाकार होने का ये राउंड है, तो राउंड को हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं, इसलिए कि राउंड वाला को प्रभावी मानते हैं। और जो राउंड नहीं होता है, झुर्रीदार होता है, उसको अप्रभावी मानते हैं, इसलिए उसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब ये सब चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब ये टूटता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका ये वाला पार्ट निकलेगा तो येलो वाला, तो इसमें येलो वाला के साथ जुड़ेगा, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये किसी के साथ भी जुड़े, इसमें से येलो वाला के किसी के इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई ही आएगा। अगर बात करते हैं
ये भी येलो वाला किसी के साथ जुड़ेगा, राउंड वाला भी जुड़ेगा, तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यही दो चीज़, यही केस पहला जनरेशन में देखने को मिलता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। तो यही पहला जनरेशन में हम लोग को देखने को मिलता है। और ये हमेशा हमको कैसा दिखता है भी, तो येलो और राउंड दिखता है, इसलिए कि ये प्रभावी है, इसलिए प्रभावी वाला असर दिखता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द यूज किया है परीक्षार्थ। परीक्षार्थ संकरण का मतलब है कि ये दोनों क्या लेना है, अप्रभावी वाला गुण के साथ क्या कराना है, अप्रभावी वाला गुण मतलब वाई आर आर एक तरफ लेना है ये वाला, दूसरे तरफ भी यही लेना है। अब देखा जाए जब दोनों तरफ अप्रभावी वाला लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, इतना ज़्यादा समझना नहीं है। जब दोनों के दोनों अप्रभावी है तो इसके बीच में क्रॉस भी कराएंगे तो वो हमेशा अप्रभावी वाला ही गुण दिखाएगा। अप्रभावी वाला जब गुण दिखाएगा तो उसमें हमेशा क्या दिखाएगा, जिसका भी अगर फेनोटाइप रेशियो लेते हैं या जेनोटाइप रेशियो लेते हैं, जेनोटाइप रेशियो लेते हैं, फेनोटाइप रेशियो लेते हैं, उसमें सबका संख्या हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा, 1:1:1 में रहेगा। कोई इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जब दोनों को दोनों क्या रहेगा, अप्रभावी वाला लक्षण का हम दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसलिए इसका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, 1:1:1 देखने को मिलेगा। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। परीक्षार्थ संकरण का मतलब होता है जो अप्रभावी वाला लक्षण होता है वही दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, और वो दोनों के बीच में जब कभी भी क्रॉस करा लो, कभी भी क्रॉस करा दो, फेनोटाइप जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:1:1 ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बाकी तो दो चीज़ें चार चीज़ें याद कराया ही गया है कि द्वितीय संकरण में फेनोटाइप रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 9:3:1। ये याद रखना, 9:3:1 ये फेनोटाइप रेशियो होता है कि इसमें द्वितीय संकरण में ये पूछा भी जाता है, इसलिए तो ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पर कुछ केस अलग बन गया था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में इक्वलाइट की उच्च मात्रा संकेत करता है। देखो पानी में अगर इक्वलाइट की मात्रा बढ़ रहा है तो इक्वलाइट का मात्रा बढ़ने का मतलब ये है कि पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। इसलिए पानी वाहित मल जल वो प्रदूषक उसमें हो रहा है, तभी जाके इक्वलाइट की मात्रा उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए इक्वलाइट का मात्रा वहीं पर बढ़ता है, इसलिए कि इक्वलाइट बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पे पाई जाती है, एक बार अगर बैक्टीरिया होता है तो ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है बेसिकली ये मल में पाए जाते हैं, इंसानों और जानवरों के मल में पाया जाता है। तो जितना भी कचरा चीज़ें होते हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो पानी जब यहाँ पे कहाँ पे ये प्रदूषण करता है, तो वाहित मल जल। वाहित मल जल किसको बोलते हैं, जो नाला का पानी निकलता है, नाला के घरों से जो पानी निकलता है, लेट्रिन वगैरह का जो पानी निकलता है उसको वाहित मल जल हम लोग कहते हैं। और जब उस मल जल में हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो मल जल का पानी है, मतलब जो मल है बोल सकते हैं, जो लेट्रिन वगैरह का जो पानी निकलता है तो मल के रूप में निकलता है, तो इसलिए उसमें इक्वलाइट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होता है। जब इक्वलाइट का मात्रा ज़्यादा होगा तो वो प्रदूषक शो करता है किस में, वाहित मल जल में, ना कि दूसरा चीज़ों में, ये पानी वगैरह में नहीं। तो ये किस में, तो वाहित मल जल में शो करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार के क्या है, प्रदूषक है। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है एक प्रकार का वायु प्रदूषक होता है, और इसका जो निर्माण होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे जो ओजोन होता है ना, तो ओजोन जिसको O3 हम लोग कहते हैं, ये O3 जो होता है बहुत सारे प्रदूषक वायु में जो प्रदूषक पदार्थ होता है उसके साथ ये अभिक्रिया करके ये क्या करता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है, जिससे वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। जिससे वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पूछा हुआ है कि इसमें किसके कारण हमेशा ये, किसमें ये उपस्थित होता है, हमेशा किसके कारण उपस्थित होता है ये भी बोल सकते हैं। तो ये ओजोन के कारण होता है, इसलिए कि ओजोन ही होता है जो नीचे से जितना भी प्रदूषक पदार्थ जाता है उसके साथ ये क्या करता है, अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है, जो कि वायु को ये प्रदूषित करने का काम करता है। ऐसे इसमें जितना भी पदार्थ दिया है सब प्रदूषक पदार्थ ही दिया हुआ है, ये सब वायुमंडल को प्रदूषित करता है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग कौन बनाता है, तो ओजोन बनाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर ये आपको लगता है कि ये देखिए इसमें जितना है ना, इसमें डिस्कशन कराया जा रहा है ना कि आंसर बता, अगर आंसर बताना रहता तो एक साल का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, एक
मतलब 40 से 45 मिनट में ऐसे हम टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। 10 से 12 क्वेश्चन बता रहे इसमें आपको डिस्कस करके बताया जाए, समझाया जाए, जिससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखने में क्या होगा मदद मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ट्राई करें कि ज़्यादा लोगों को शेयर करें जो भी इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।